हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मनीष कुमार सिंह और स्वागत करता हूं सभी का गौतम इंग्लिश क्लासेज के इस न्यू वीडियो में। आज आप पढ़ेंगे टेंस। जी हाँ दोस्तों, टेंस पढ़ेंगे आज। आपने कभी टेंस इस प्रकार से नहीं पढ़ा होगा जिस प्रकार से पढ़ाएंगे आज हम, ठीक है? तो जल्दी से बिना टाइम गवाए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज पढ़ते हैं टाइम एंड टेंस, ठीक है ना? क्या पढ़ेंगे? टाइम एंड टेंस। बहुत सारे टीचर कहते हैं टाइम अलग होता है, टेंस अलग होता है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ टाइम एंड टेंस अलग तो होता ही है। और बहुत ऐसे भी टीचर हैं जो कि बताते हैं टाइम और टेंस एक ही होता है, सिर्फ टेंस पर हो। टाइम क्या होता है बाबू? टाइम नहीं, टेंस पर हो, ठीक है ना? लेकिन नहीं, टाइम को भी पढ़ना है और टेंस को भी पढ़ना है। टाइम अलग है और टेंस अलग है, ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना? कैसे बताता हूँ देखिए, थोड़ा सा समझिए टाइम क्या होता है, फिर टाइम के बारे में समझते हैं, ठीक है? तो टाइम क्या होता है देखते हैं। टाइम टाइम इज ए पीरियड अंडर विच एन एक्शन इज डन। समय क्या है? समय एक अवधि है। समय क्या है? समय एक अवधि है। पीरियड का मतलब होता है अवधि बाबू। पीरियड का मतलब क्या होता है? अवधि। समय एक अवधि है अंडर विच एन एक्शन इज डन, जिसके अंदर, अंडर विच एन एक्शन इज डन, जिसके अंदर कोई कार्य, एक्शन का मतलब क्या होता है? कार्य। जिसके अंदर कोई कार्य क्या होता है? डन होता है, घटित होता है बाबू। समझ में आ गया ना? समय क्या है? एक अवधि है जिसके अंदर कोई कार्य घटित होता है। समझ में आ गया होगा? क्लियर है? ठीक है ना? जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि टाइम क्या क्या होता है। जैसे कि टुडे हम बोले, ये भी क्या है? एक अवधि है बाबू। क्या है? अवधि है टुडे। यस्टरडे बोले, यस्टरडे भी एक अवधि है। एवरीडे बोले, मॉर्निंग बोले, इवनिंग बोलेंगे, आवर बोलेंगे, डे लिखे, नाइट बोले, वीक लिखे, मंथ लिखे, ईयर लिखे, ईयर लिखें, 5 PM 6 PM 12 o'clock, संडे, मंडे, मार्च, अप्रैल, 1917, 2020 इट इज़, और बहुत सारी चीज़ों को हम लिख सकते हैं। वो सभी क्या है? एक अवधि है। वो इसी को हम बोलते हैं टाइम। क्या बोलते हैं? टाइम। अब ये जान लो कि टाइम क्या है? एक अवधि है जिसके अंदर कोई काम होता है। टाइम क्या है? एक अवधि है जिसके अंदर कोई काम होता है, ठीक है ना? अब थोड़ा सा टेंस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, डिटेल से टेंस क्या होता है, ठीक है ना? सबसे पहले ये कोई नहीं बताया होगा आपको, लेकिन ये देख लीजिएगा। द वर्ड टेंस, ये जो वर्ड, जो शब्द देख रहे हैं टेंस बाबू, ये टेंस समझ में आ रहा है ना? ये कम्स आया है, कहाँ से आया है? आता है, कहाँ से आता है? फ्रॉम द लैटिन वर्ड टेम्पस। ये जो लिया गया, कहाँ से ले गया है? लैटिन का एक शब्द है जिसका नाम है टेम्पस। लैटिन में एक शब्द है जिसको क्या बोलते हैं? टेम्पस बोलते हैं। उसी से टेंस को लिया गया है। आपको पता होगा कि इंग्लिश जो है बहुत सारी भाषाओं का मिश्रण है। इंग्लिश क्या है? बहुत सारी भाषाओं का मिश्रण है। और इस भाषा में ये भी क्या है? बहुत सारी भाषाओं का मिश्रण है। मतलब समझ में आया मिश्रण कैसे है? ये जो क्या किया है, ये जो इंग्लिश है वो बहुत सारे वर्ड को दूसरे भाषा से इंग्लिश में शामिल किया गया। बहुत दूसरे भाषा से इंग्लिश में शामिल किया गया, बहुत सारा शब्द है। उसी में से एक टेम्पस वर्ड था जो कि लैटिन में था। किस में था? लैटिन में था। उससे ये लिए ले करके इसको बना दिया गया टेंस। क्या बना दिया गया? टेंस, ठीक है ना? अब टेंस होता क्या है ये जान लेते हैं, ठीक है ना? तो टेंस, अब देखते हैं ये टेंस क्या होता है। तो टेंस चेंजेस द फॉर्म ऑफ द वर्ब। टेंस क्या करता है? टेंस चेंज द फॉर्म ऑफ द वर्ब। टेंस बदलाव करता है। क्या करता है? चेंज करता है, बदलाव करता है। टेंस क्या करता है? चेंज करता है। किसमें? तो द फॉर्म, द फॉर्म ऑफ द वर्ब, द फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्रिया के रूप में बदलाव करता है। टेंस किस में बदलाव करता है? क्रिया के रूप में बदलाव करता है। कैसे बदलाव करता है? तो अकॉर्डिंग टू द टाइम, समय के अनुसार करता है। कैसे करता है बाबू? समय के अनुसार। यानी कि समय के अनुसार क्रिया के रूप में जो बदलाव करता है उसको हम क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। क्लियर है? समय के अनुसार क्रिया के रूप में जो बदलाव करता है उसको क्या बोलते हैं? टेंस कहते हैं। क्लियर है? क्लियर है ना? ठीक है बाबू, आगे देखते हैं कैसे बदलाव करता है, एग्जाम्पल से देखते हैं। तो इसे हम यहाँ पे लिखे हैं सी प्लेज क्रिकेट। क्या लिखा हुआ है? सी प्लेज क्रिकेट। ये किस टाइम का है? प्रेजेंट टाइम का है। किस टाइम का है? प्रेजेंट टाइम से रिलेटेड है। ये प्रेजेंट टाइम से रिलेटेड है तो यहाँ पे वर्ब का फॉर्म आप देख रहे हो अंडरलाइन किया हुआ है, प्लेज। क्या अंडरलाइन किया हुआ है? प्लेज। क्योंकि ये वर्ड किसका हुआ है, यानी कि टाइम क्या दिया हुआ? प्रेजेंट टाइम दिया हुआ है। कौन सा टाइम दिया हुआ है? प्रेजेंट टाइम है। और प्रेजेंट टाइम है तो यहाँ पे वर्ब का फॉर्म्स देख रहे हैं आप, प्लेज है। क्या है? प्लेज। क्लियर है? आगे देखते हैं, जो समझा रहे हैं उसी को देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से। ही प्लेड क्रिकेट यस्टरडे। ये कौन सा टाइम? यस्टरडे यहाँ पे जो दिख रहे हैं, ये जो वर्ड यस्टरडे है वो कौन सा टाइम को शो कर रहा है? वो पास्ट टाइम को शो कर रहा है। कौन सा टाइम को?
पास्ट टाइम को शो कर रहा है, और ये पास्ट टाइम को शो कर रहा है। तो यहाँ पे वर्ब देख रहे हैं आप, प्लेज था, लेकिन अब क्या है यहाँ पे बाबू, प्लेड है। क्या है? प्लेड हो गया। ये प्लेड से क्या हो गया? प्लेड हो गया। कैसे हुआ? क्योंकि ये टाइम प्रेजेंट से क्या हो गया? पास्ट हो गया। ये टाइम जब प्रेजेंट था और प्रेजेंट से ये स्टडी आकर के इसको पास्ट कर दिया, तो ये प्लेज से क्या हो गया? प्लेड हो गया। और आगे देखते हैं आगे, ही विल प्ले क्रिकेट टुमारो। अब ये यहाँ पे जो टाइम आ गया वो फ्यूचर टाइम आ गया। कौन सा टाइम है? फ्यूचर टाइम है। और फ्यूचर टाइम टुमारो कौन सा टाइम होता है? टुमारो मतलब होता है कल। टुमारो मतलब क्या होता है? कल। और ये जो कल जो देख रहे हैं टुमारो, ये कौन सा कल? कौन सा कल? आने वाला कल, ठीक है ना। तो ये जो आने वाला जो कल है टुमारो, वो दिखा रहा है कौन सा टाइम को? ये फ्यूचर टाइम को दिखा रहा है। अब यहाँ पे वर्ब जो आ गया वो विल प्ले आ गया। क्या आ गया? विल प्ले आ गया, ठीक है ना। अब ये विल प्ले जो आया है वो कौन सा वर्ब का फॉर्म है? मतलब कि ये फ्यूचर को बता रहा है, ठीक है ना। तो जिस प्रकार से प्लेज से यहाँ पे प्लेड हो गया, प्लेड से प्लेड हो गया, प्लेड से विल प्ले हो गया, यानी कि क्यों हुआ? क्योंकि ये टाइम इसका क्या हुआ? चेंज हुआ। यानी कि यहाँ पे पहले प्रेजेंट टाइम था तो प्लेज लगा, पास्ट टाइम आया, प्लेड आ गया, फ्यूचर टाइम आया, विल प्ले आया। यानी कि समय जब चेंज हुआ, समय जब बदला, तो ये क्रिया के रूप में भी क्या हुआ? बदलाव हुआ, ठीक है ना। तो ये जो क्रिया के रूप में जो बदलाव हो रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं? ये टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेंस। क्लियर है? टाइम क्या है, टेंस क्या है, समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। टाइम और टेंस में क्या अंतर है, समझ में आ गया होगा। यानी कि टेंस किसको कहते हैं? कि जो क्रिया के रूप में बदलाव करता है उसको हम टेंस कहते हैं। किसके अनुसार से? तो समय के अनुसार से। यानी कि समय अलग है बाबू, और टेंस क्या है? अलग। यानी कि टाइम अलग है और टेंस क्या है? अलग अलग है, ठीक है ना। अब आगे हम चलते हैं काइंड्स ऑफ द टेंस। टेंस के भेद के बारे में पढ़ते हैं। काइंड्स ऑफ द टेंस। टेंस को आपको पता होगा कि टेंस को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। टेंस को कितने? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, ये 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला टेंस होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट, दूसरा क्या होता है? पास्ट, और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस, ठीक है ना। टेंस कितने प्रकार के? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अब प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर जो है, यानी कि प्रेजेंट टेंस को बोलते हैं वर्तमान का। क्या बोलते हैं? प्रेजेंट टेंस का जो हिंदी होता है वो होता है वर्तमान काल। क्या होता है प्रेजेंट टेंस का हिंदी? वर्तमान काल। और वर्तमान से तो आप समझ ही रहे होंगे वर्तमान किसको बोलते हैं, ठीक है ना। पास्ट टेंस, पास्ट टेंस मतलब होता है भूतकाल। पास्ट टेंस का हिंदी क्या होता है बाबू? भूतकाल होता है। अब फ्यूचर टेंस का हिंदी क्या होता है? भविष्यकाल होता है। फ्यूचर टेंस का क्या होता है? भविष्यकाल होता है। यानी कि जो काम भविष्य में होगा उसको हम फ्यूचर टेंस में रखेंगे। जो काम बीत गया, जो समय बीत गया उसमें यदि कोई काम हुआ तो उसको हम पास्ट टेंस में रखेंगे। और जो समय अभी चल रहा है, ठीक है ना, उसमें यदि कोई काम हो रहा है तो उसको हम प्रेजेंट टेंस में रखेंगे। किस में रखेंगे? प्रेजेंट टेंस में। अभी क्लियर हो गया हुआ कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है और फ्यूचर होता है। क्लियर है? अब देखो, अब यहाँ पे मैंने लिखा सिंपल इंडेफिनिट, यानी कि प्रेजेंट टेंस को या पास्ट टेंस को या फ्यूचर टेंस को हम सभी को 4-4 भागों में बांट सकते हैं। प्रेजेंट टेंस को भी कितने भागों में बांट सकते हैं? 4 भागों में। पहले प्रेजेंट को लेकर के चलते हैं। जैसे कि एक प्रेजेंट में हो गया, पहले मान लें हम सिंपल टेंस। पहले क्या होता है? प्रेजेंट टेंस में एक होता है, प्रेजेंट टेंस में क्या होता है? एक सिंपल होता है या इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलें या सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलें, ठीक है ना। प्रेजेंट कंटिन्यूअस बोलें या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस बोलें या फिर प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस बोलें, ठीक है ना। दोनों को एक ही बोलेंगे, ठीक है ना। प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और एक अलग तीसरा जो टेंस होता है प्रेजेंट टेंस का, तीसरा जो टेंस होता है वो क्या होता है? परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस होता है? परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है, एक होता क्या? सिंपल प्रेजेंट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, एंड एक होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है ना। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रोग्रेसिव या इम्परफेक्ट। यानी कि बोल सकते हैं आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट परफेक्ट इम्परफेक्ट, ठीक है ना। अब उसी तरह से पास्ट टेंस को भी कितने भेद होते हैं? पास्ट टेंस के भी कितने भेद होते हैं? पास्ट टेंस के भी 4 होते हैं। कैसे होते हैं? देखिए, पास्ट टेंस से हम लेते हैं तो सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस,
दोनों एक ही नाम है बाबू। जिस तरह से एक व्यक्ति का दो दो नाम होता है ना, उसी तरह से पास्ट टेंस का जो विभेद है, यानी कि सिंपल बोले या इंडेफिनिट बोले, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है ना, आगे आपको समझाएंगे कि दोनों का नाम कैसे एक ही है। अब देखिए, फिर बोल सकते हैं पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट प्रोग्रेसिव, पास्ट इम्परफेक्ट, तीनों एक ही नाम है। ठीक है ना, तो दूसरा टेंस हुआ पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट प्रोग्रेसिव और पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। और तीसरा जो टेंस होता है पास्ट का, तीसरा जो भाग होता है, भेद होता है, वो क्या होता है? परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है ना, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस समझ में आ गया होगा। अब फिर होता है पास्ट का और एक होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, पास्ट परफेक्ट इम्परफेक्ट टेंस। ठीक है ना, तो ये हो गया। अब देखते हैं फ्यूचर से आते हैं। फ्यूचर से भी चार होते हैं, सिंपल फ्यूचर बोले या फिर सिंपल इंडेफिनिट टेंस। ठीक है ना, फिर बोल सकते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस या फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस। ये हो गया इसका दूसरा भेद। ठीक है ना, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ये हो गया आपका तीसरा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव, फ्यूचर परफेक्ट इम्परफेक्ट। ये कितने हो गए? ये भी हो गया चौथा रूप। ठीक है ना, यानी कि बोल सकते हैं कि फ्यूचर टेंस के तीन भेद होते हैं और तीनों टेंस के चार चार भेद होते हैं। तीनों टेंस के कितने भेद होते हैं? चार चार भेद होते हैं। यानी कि चार को अगर चार टोटल जोड़े कि टेंस हमको कितना पढ़ना है, तो प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर तीन, और तीन का चार चार, यानी कि चार गुणे तीन इक्वल टू, यानी कि चार को अगर तीन से गुना करते हैं तो 12 होता है। यानी कि टोटल हमको कितना? 12 टेंस। चार 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 तीनों से पढ़ना है, यानी कि 12 टेंस हमको पढ़ना है। कितना टेंस पढ़ना है बाबू? 12 टेंस पढ़ना है। ठीक है ना, चार प्रेजेंट का, चार पास्ट का और चार फ्यूचर का। क्लियर है? अब आते हैं प्रेजेंट टेंस पे। ठीक है ना, अब पढ़ते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस होता क्या है? द एक्शन डन इन प्रेजेंट टाइम। वैसा कार्य, द एक्शन डन इन प्रेजेंट टाइम, जो कार्य किस में हुआ हो? प्रेजेंट टाइम में हुआ है। किस टाइम में हुआ? प्रेजेंट प्रेजेंट टाइम में हुआ है। वैसा कार्य जो प्रेजेंट टाइम में हुआ है, उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट टेंस। क्या बोलते हैं? प्रेजेंट टेंस। जो काम प्रेजेंट टाइम में घटित हुआ, उसको हम, जो काम प्रेजेंट में घटित हो रहा है, उसको हम बोलेंगे प्रेजेंट एक्शन, यानी कि प्रेजेंट टेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रेजेंट टेंस। चलिए ठीक है, देखते हैं। सी ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। यहाँ पे जो ऑलवेज है वो डिनोट करता है, जनरली करता है प्रेजेंट टाइम को। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो स्पीक्स देख रहे हैं वो V5 है, यानी कि प्रेजेंट टेंस में है। ठीक है ना, जैक इज रीडिंग अ नॉवेल। यहाँ पे जो नाव है वो दिखा रहा है प्रेजेंट टाइम को, तो यहाँ पे इज रीडिंग है, ये भी क्या है? प्रेजेंट टेंस का ही सेंटेंस है। ही हैज़ नॉट कम्प्लीटेड हिज वर्क येट। यहाँ पे जो वर्ड देख रहे हैं येट, ये भी प्रेजेंट टाइम को डिनोट करता है, तो ये सेंटेंस किस में है? प्रेजेंट टेंस में ही है। ठीक है ना, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 4 ईयर्स। मैं 4 वर्षों से अंग्रेजी पढ़ाता रहा हूँ, ये भी किस में? प्रेजेंट टाइम में, प्रेजेंट टेंस में। ठीक है ना, जैसे कि सी ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, वह हमेशा, वो सदा सत्य बोलती है, तो ये भी किस में? प्रेजेंट में है। जैक इज रीडिंग ए नॉवेल नाउ। जैक एक उपन्यास पढ़ रहा है। जैक उपन्यास पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहा है? जैक अभी उपन्यास पढ़ रहा है, तो ये भी किस में है? प्रेजेंट टेंस में है। ही हैज़ नॉट कम्प्लीटेड हिज वर्क येट। उसने अपना काम अभी समाप्त नहीं किया है, तो ये भी किस में है? प्रेजेंट टेंस में ही है। ठीक है ना, आई हैव बिन टीचिंग इंग्लिश फॉर 4 ईयर्स। मैं 4 वर्षों से अंग्रेजी पढ़ाता रहा हूँ, ये भी किस में है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है ना, अब आ कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, यानी कि जिसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं। ठीक है ना, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ये होता क्या है? चलिए इसके बारे में समझते हैं। बहुत मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा, देखते रहिएगा। दिस टेंस इज कॉल्ड सिंपल प्रेजेंट टेंस। इस टेंस को हम बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं? इस टेंस को हम बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के नाम से। किसके नाम से? सिंपल प्रेजेंट टेंस के नाम से बोलते हैं। इस टेंस को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के नाम से बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? बिकॉज इन दिस टेंस,
क्योंकि, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, क्योंकि इन दिस टेंस, इस टेंस में, किसमें, इस टेंस में द एक्शन इज सिंपली मैंशनड, इसमें एक्शन जो होता है, एक्शन मतलब क्या होता है, कार्य, एक्शन का बार बार बता रहे हैं आप, एक्शन का मतलब क्या होता है, काम होता है, कार्य होता है, ठीक है ना। तो द एक्शन इज सिंपली मतलब कि साधारण रूप से, सामान्य रूप से मैंशनड किया होता है, वर्णन किया होता है, मीन्स के कार्य के बारे में वर्णन किया हुआ होता है, कार्य के बारे में दर्शाया हुआ होता है, ठीक है ना। एंड नथिंग कैन बी सेड अबाउट इट्स कंप्लीटनेस, और इसके पूर्ण होने के बारे में, किसके बारे में, तो कंप्लीटनेस के बारे में, पूर्ण होने के बारे में, इसके पूर्ण होने के बारे में नथिंग कैन बी सेड, कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, ठीक है ना। ये काम पूरा हुआ या नहीं हुआ, हो रहा है नहीं हो रहा है, इसके बारे में कुछ नहीं बताता है, ये सिर्फ काम के बारे में दर्शाता है कि काम कोई सामान्य रूप से घटित होगा, इसीलिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। इसका ऐसे हिंदी होता है सामान्य वर्तमान काल, ऐसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का हिंदी क्या होता है, सामान्य वर्तमान काल, यानी कि जो कोई काम वर्तमान समय में सामान्य रूप से होगा, कैसे होगा, सामान्य रूप से होगा, तो उसको हम किस में रखेंगे, प्रेजेंट टेंस में रखेंगे। क्लियर है। चलिए स्ट्रक्चर्स पे आते हैं। इसका स्ट्रक्चर्स है असर्टिव सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 और वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, वर्ब 1 वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। से टेंस का बारे में होता है, टेंस पढ़ना है तो इसका जो वर्ब होता है ना, टेंस में हम वर्ब को ही मॉडिफाई करते हैं, ठीक है ना, टेंस में हम मेन रूप से इसमें वर्ब से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये वर्ब जो होता है, वर्ब पे ध्यान देना पड़ेगा कि सेंटेंस जो होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, उसके स्ट्रक्चर पे होता है असर्टिव में सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में होता है, ठीक है ना। वर्ब 1 क्या होता है, जो भी वर्ब आप देखते हैं, जैसे हम बोले यहाँ पे लिखा हुआ राइट है, ये वर्ब का मूल रूप है ना, यानी कि फर्स्ट फॉर्म है, ये मूल रूप है, और ये मूल रूप जो वर्ब का होता है उसमें हम अगर एस और एस जोड़ दें, क्या जोड़ दें, यस और एस जोड़ें, तो ये क्या कहलाएगा, आपका वर्ब 5 कहलाएगा। अगर वर्ब के हम फर्स्ट फॉर्म में एस और एस जोड़ दें तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी वर्ब का फिफ्थ फॉर्म कहलाएगा, यानी कि वर्ब 5 कहलाएगा, ठीक है ना। और ये जो होता है वर्ब 1 कहाँ प्रयोग होता है, वर्ब 5 कहाँ लगता है, ये थोड़ा सा जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो वर्ब 1 कहाँ पे लगता है पहले ये जान लेते हैं। तो वर्ब 1 का प्रयोग हम उस सब्जेक्ट के साथ करते हैं, वर्ब 1 का प्रयोग हम उस सब्जेक्ट के साथ करते हैं जो सिंगुलर होता है, क्या होता है, सिंगुलर, यानी कि सिंगुलर वर्ब के साथ, सॉरी, वर्ब 1 का प्रयोग हम उस सब्जेक्ट के साथ करते हैं जो प्लूरल होता है, क्या होता है, प्लूरल। वर्ब 1 का प्रयोग उस सब्जेक्ट के साथ होगा जो प्लूरल हो, क्या हो, प्लूरल हो, ठीक है ना। और वर्ब 5 का प्रयोग उस सब्जेक्ट के साथ होगा जो सिंगुलर हो, ठीक है ना, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ V5 लगेगा और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ V1 लगेगा, ठीक है ना। V1 किसके साथ लगेगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, V5 किसके साथ लगेगा, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, यानी कि वर्ब प्लस यस या यस का फॉर्म किसके साथ लगेगा, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगेगा, ठीक है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट होता क्या है, जो भी जिससे एक का बोध होता है उसको क्या बोलते हैं, सिंगुलर बोलते हैं, और जिससे एक से अधिक का बोध होता है उसको क्या बोलते हैं, प्लूरल। अब जैसे कि हम आप इसे देखते हैं, बताते हैं, चलिए दे के साथ क्या लगेगा, दे के साथ, दे का मतलब क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है, दे सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है। तो दे होता है, देखो बाबू, दे का मतलब क्या होता है, वे लोग, बहुत सारे, यानी कि बहुत सारे लोग होते हैं, दे में क्या होता है, बहुत सारे, किसी एक के बारे में हम नहीं बोल रहे हैं, किसके बारे में बोल रहे हैं, एक से अधिक के बारे में बताना हो तो हम दे का प्रयोग करते हैं, और दे क्या होता है, प्लूरल होता है, इसके साथ प्लूरल वर्ब लगेगा, यानी कि आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, ठीक है ना। अब जैसे हम सी लिखें या ही लिखें या कोई और सिंगल नेम ले लें या कोई इट लगा दें या फिर देर लगा दें, हेयर लगा दें, ये सभी क्या होता है, सिंगुलर होता है, क्या होता है, सिंगुलर, और इसके साथ हम क्या लगाते हैं, सिंगुलर वर्ब, यानी कि वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। क्लियर है। अब देखिए निगेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है, निगेटिव स्ट्रक्चर में होता है सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए इसमें भी क्या होता है, एक चीज़ आपको समझने की बात है कि ये जो डू और डज लग गया या फिर पास्ट में आएंगे तो डिड लग जाएगा, तो सब्जेक्ट के बाद या निगेटिव बनाना हो इंटीग्रेटिव बनाना हो, जब कभी भी सेंटेंस में आप देखेंगे कि डू और डज लग गया, क्या लग गया, डू और डज, तो उसके साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा, किसका प्रयोग होगा, वर्ब का
फर्स्ट फॉर्म का। इसमें हमने मतलब कि यही बताना चाह रहे हैं, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बिहार बोर्ड का जो इंग्लिश पेपर जो होता है 12th का, उसमें इससे इस स्ट्रक्चर से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन पूछ ही देते हैं, ठीक है ना। हर एक एग्जाम में इसे एक से एक क्वेश्चन पूछ ही देते हैं कि डू और डज लगा हुआ रहेगा सेंटेंस में, डू या डज दोनों में से कोई दिया हुआ है। उसके बाद आपका वर्ब का फॉर्म पूछेगा, आपको ऑप्शन दे देगा आईएनजी लगाकर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, ठीक है ना। या कभी कभी आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म दे देगा, यानी कि ये 4 ऑप्शन देंगे और आपको भरने का रहेगा। जैसे कि हम एक सेंटेंस लेते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, ठीक है ना। ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, तो यहाँ पे जो डज है, यहाँ पे देख रहे हैं डज लगा हुआ। अब यहाँ पे जो वर्ब है प्ले, यहाँ पे आपको ब्लैंक्स कर देगा। क्या कर देगा? ब्लैंक्स कर देगा। प्ले के स्थान पे वर्ब का फॉर्म भरने के लिए बोलेगा, ठीक है ना। ऑप्शन दे देगा प्ले, प्लेज, प्लेड, प्लेइंग, ठीक है ना। वर्ब का ऑप्शन समझ में आ रहा है? सुन रहे हैं ना, ऑप्शन को सुन रहे हैं ना। प्ले, प्लेज, प्लेइंग, प्लेड। तो आपको ये 4 ऑप्शन देगा। आपको देखिएगा कि आप यहाँ पे ही लगा हुआ है, ही लगा हुआ है भाई, सिंगुलर वर्ब लगेगा, ठीक है ना। और सिंगुलर वर्ब लगेगा, प्रेजेंटेशन में डज लगा हुआ, प्रेजेंट की बात को बता रहा है, ठीक है ना। आप लगा दीजिएगा क्या? प्लेज, जो कि आपका क्या हो जाएगा? गलती हो जाएगा सेंटेंस। यहाँ पे आपको सिर्फ प्ले ही लगाना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगाना है, क्योंकि जब कभी भी सेंटेंस में डू डज आता है तो उसके बाद कौन सा फॉर्म होता है? वर्ब वन लगता है, ठीक है ना। वर्ब वन प्ले होता है, प्ले, ठीक है। और उसका इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव में भी वही कंडीशन है, डू डज पहले लगाना पड़ता है, उसके बाद फिर सब्जेक्ट देना पड़ता है। फिर अगर कहीं पे नहीं लगाने की आवश्यकता है, अगर नोट लगाने की आवश्यकता पड़ जाती है सेंटेंस में, तो लगाना पड़ता है। नहीं लगाने की ज़रूरत है तो नहीं लगाएंगे। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है और फिर ऑब्जेक्ट देना है, ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क देना है, ठीक है ना। अब इसे कुछ सेंटेंस लेते हैं। दे राइट लेटर्स, वे लोग पत्र लिखते हैं। इसका हिंदी क्या होगा? वे लोग पत्र लिखते हैं। और फिर एक सेंटेंस है सी राइट्स अ लेटर, वह पत्र लिखती है, ठीक है ना। अब दे यहाँ पे सब्जेक्ट जो प्लूरल है, तो वर्ब का प्लूरल फॉर्म यानी कि फर्स्ट फॉर्म लगा राइट, क्योंकि ये सब्जेक्ट दे क्या है? प्लूरल है। तो सब्जेक्ट जो होता है दे प्लूरल है, तो यह वर्ब भी क्या होगा? प्लूरल होगा। और प्लूरल वर्ब जो होगा वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लूरल होता है, 5 फॉर्म प्लूरल नहीं होता। देखो कंडीशन बाबू क्या है कि जब नाउन में कभी एस लगाते हो तो प्लूरल बन जाता है, ठीक है ना। वो कंडीशन इसमें नहीं अपनाना कि नाउन में हम एस लगाए तो क्या बन गया? प्लूरल बन गया। तो चलो भाई, दे सिंगुलर है, दे प्लूरल है, अगर हम राइट में एस लगा देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? प्लूरल बन जाएगा। ऐसा नहीं करना, ये उल्टा होता है। वर्ब का जो वर्ब में अगर एस लगाते हो तो वो क्या होता है? सिंगुलर हो जाता है। और अगर नाउन में एस लगाते हो तो क्या हो जाता है? प्लूरल हो जाता है, ठीक है ना। तो दे राइट लेटर्स, ये क्या है? दे प्लूरल है, तो यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हुआ राइट का, ठीक है ना। यानी कि स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है ना, कि पहले दे लिखना है, सब्जेक्ट पहले लिखना है तो पहले दे लिखाया, वर्ब का लिखना है, फॉर्म लिखना है तो वर्ब वन लिखना है, वर्ब 5 लिखना है, दोनों में से कोई एक लिखना है। तो दे के साथ क्या लगता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, तो राइट लिखा गया। और फिर ऑब्जेक्ट लिखना है तो ऑब्जेक्ट क्या है? लेटर्स है, तो लेटर्स लिखा गया, ठीक है ना। और उसी तरह से आप देखो यहाँ पे सब्जेक्ट सी आ गया। क्या आ गया? सी, जो कि ये सिंगुलर है। सिंगुलर सी क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ वर्ब भी क्या होगा? सिंगुलर होगा। सिंगुलर वर्ब क्या होता है? वर्ब का 5 फॉर्म होता है, 5th फॉर्म होता है। तो ये तो 5th फॉर्म होता है, यानी कि यस या ईएस वाला फॉर्म जो होता है क्या होता है? सिंगुलर होता है। यानी कि अब देखो बताते हैं कंडीशन। जब कभी भी आपको ध्यान में आए कि वर्ब, जब कभी भी वर्ब में यस ऑब्लिक ईएस लगा हुआ हो, जब किसी भी वर्ब के अंत में यस या ईएस लगा हुआ है, तो सामान्यतः वो सिंगुलर फॉर्म होता है। कौन सा फॉर्म होता है? सिंगुलर फॉर्म होता है। जैसे कि देखो कोई हेल्पिंग वर्ब के बारे में लिख देते हैं, जैसे कि लिखते हैं इज का देखते हैं लास्ट में क्या है? एस है। वाज एस है, हैज एस है, डज एस है। तो यानी कि जिसमें भी एस लगा हुआ होता है वो क्या होता है? सिंगुलर होता है। जैसे गोज सिंगुलर है, रीड्स सिंगुलर है, राइट्स सिंगुलर है, प्लेज सिंगुलर है, लर्न्स सिंगुलर है। तो यानी कि जिसमें यस लगा हुआ होता है वो सिंगुलर होता है, और वो जब भी प्रयोग होगा तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होगा, यानी कि जिससे एक का बोध होगा, वैसा सब्जेक्ट जिससे एक व्यक्ति या वस्तु या स्थान के बारे में बताना हो, तो उसके साथ हमको
सिंगुलर फॉर्म का प्रयोग करना है वर्ब का, और वो सिंगुलर फॉर्म क्या होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म होता है एस या ईएस फॉर्म होता है, ठीक है ना। अब आते हैं देखिए निगेटिव में, वी डू नॉट प्ले क्रिकेट। सबसे पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट, क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्ट है। उसके बाद डू ऑब्लिक डज लगाना है। देखो ये सब्जेक्ट बी जो है वो क्या है, प्लूरल है। बी मतलब होता है हम लोग, हम लोग मतलब क्या, एक से अधिक, ठीक है ना, तो ये प्लूरल हो गया। तो इसके साथ क्या लगाना है, डू लगाना है। उसके बाद फिर नोट देना है, और नोट के बाद फिर क्या लिखना है, वर्ब का फॉर्म। यहाँ पे भी ध्यान में दीजिएगा कि फर्स्ट फॉर्म लगाना है, क्या लगाना है, फर्स्ट फॉर्म लगाना है। ये नहीं यहाँ पे सब्जेक्ट अगर सिंगुलर भी होता है तो आपको यहाँ पे फिफ्थ फॉर्म लगा देते, तो ये गलत हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ जब भी लगेगा तो फर्स्ट फॉर्म लगेगा, उसके बाद क्रिकेट लगाना है। ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट दे दिए। अब उसके बाद देखिए फिर क्या है, ही, यहाँ पे देखो फिर आ गया सिंगुलर सब्जेक्ट। ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। और डज क्या है, सिंगुलर वर्ब है। ही के साथ डज लगाएंगे क्योंकि ही क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमको सिंगुलर वर्ब देना होता है। तो डज क्या है, सिंगुलर वर्ब है, तो सिंगुलर वर्ब डज लगा दिए। उसके बाद नोट लगाना है। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है, फिर क्रिकेट ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट लिख दिया, ठीक है ना। कि वह क्रिकेट नहीं खेलता है, इसका मतलब हो गया वे लोग पत्र लिखते हैं, वह पत्र लिखती है। और वी डू नॉट प्ले क्रिकेट मतलब हम लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं। ऐसे तो खेलते हैं ना। ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट नहीं खेलता है, ठीक है ना। अब इंट्रोगेटिव में देखते हैं, डू राम एंड गोपाल लर्न इंग्लिश। क्या राम और गोपाल अंग्रेजी पढ़ता या सीखता है, क्या राम और गोपाल अंग्रेजी सीखता है, ठीक है ना। तो क्या राम और गोपाल अंग्रेजी सीखता है, तो यहाँ पे हम डू लगाए, कारण राम तो सिंगुलर है, तो इसके साथ हम डू क्यों लगाए। जब राम यहाँ पे सिंगुलर है तो डू लिखना क्या गलत है, नहीं गलत नहीं है बाबू। क्यों नहीं गलत है, देखो राम एंड गोपाल यानी कि दो व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं, राम एंड गोपाल दो व्यक्ति हैं। और यदि दोनों व्यक्ति अगर एक से अधिक हो गए तो प्लूरल हो जाएगा। तो ये राम और गोपाल दो व्यक्ति हैं तो प्लूरल है। तो प्लूरल फॉर्म क्या होता है, प्लूरल वर्ब क्या होता है, डू होता है। तो इसके साथ डू लगाना क्या है, जरूरी है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले जब सिंपल प्रेजेंट टेंस का बनाना हो तो क्या करते हैं, सबसे पहले डू और डज को लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, डज राम लर्न इंग्लिश, क्या राम अंग्रेजी सीखता है। इसमें राम देखिए अकेला है, सिंगुलर है, ठीक है ना। यहाँ पे दोनों था तो प्लूरल हुआ, लेकिन यहाँ पे राम अकेला है तो ये सिंगुलर है। इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब डज लगाएंगे, उसके बाद सेंटेंस कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट हो गया होगा, ठीक है ना। एक और थोड़ा सा देख लेते हैं नोट का, आई स्टेटस प्लूरल इन प्रेजेंट टेंस, ठीक है ना। प्रेजेंट टेंस में जो होता है आई का जो प्रयोग होता है वो प्लूरल फॉर्म में माना जाता है, यानी कि आई को प्रेजेंट टेंस में क्या मानेंगे, प्लूरल मानेंगे। क्या मानेंगे, ये अपवाद है बाबू इंग्लिश में, ठीक है ना। अंग्रेजी अपवादों का घर है। और आई भी क्या है, एक एक्सेप्शनल सब्जेक्ट है। इसमें इसका ट्रीट जो किया जाता है, इसको उसको किस रूप में ट्रीट किया जाता है, ये प्लूरल रूप में, ठीक है ना। इसको प्लूरल मान के चलेंगे। प्रेजेंट टेंस में जब आएंगे तो आई को किस रूप में मानेंगे, प्लूरल मानेंगे, ठीक है ना। आई को प्रेजेंट टेंस में क्या मानेंगे, प्लूरल मानेंगे। जैसे कि आई स्लीप एट 11 PM डेली, आई डू नॉट पार्क ऑन द स्ट्रीट, यानी कि आई के साथ मानेंगे प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस बना रहे हैं तो ये सिंगल स्लीप क्या है, ये फर्स्ट फॉर्म लगाना होगा, यानी कि आई सिंगल है। आई का मतलब तो सिंगलर का बोध होता है, सिंगल का बोध होता है। तो ऐसा नहीं कि इसको हम क्या कर लेंगे, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगा देंगे और सेंटेंस को गलत कर लेंगे, ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। उसके बाद आई डू नॉट वॉक ऑन द स्ट्रीट, या मैं गलियों में नहीं टहलता हूँ, क्योंकि कोरोना वायरस का भी माहौल चल रहा है, ठीक है ना। सभी जगह लॉकडाउन है तो गली में कैसे बेचारे चलोगे, है ना। तो मैं भी गली में नहीं चलता हूँ, इसीलिए लिखा हूँ आई डू नॉट वॉक ऑन द स्ट्रीट, मैं गलियों में नहीं निकलता हूँ, नहीं टहलता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे डू जो है वो क्या है, प्लूरल फॉर्म भाव का है। कौन सा फॉर्म है, प्लूरल फॉर्म, क्योंकि आई जो होता है प्रेजेंट टेंस में प्लूरल के रूप में ट्रीट किया जाता है। आई को प्लूरल के रूप में ट्रीट करते हैं, इसलिए यहाँ पे प्लूरल भाव लगाए डू, ठीक है ना। ये समझ में आ गया, स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इसके यूजेस के बारे में कि कहाँ पे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। ओके, क्लियर है। एक बार ध्यान दीजिएगा कि जो आज हम बताए उसको थोड़ा सा आप वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, और इसका जो स्क्रीनशॉट होगा, ठीक है ना, वो लेते चले जाइएगा और अपने कॉपी में नोट करते हुए चले जाइएगा, ठीक है ना। और जो भी होगा आगे का जो यूजेज इसका है, कहाँ कहाँ पे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं वो बताएंगे, ठीक है ना। यहाँ तक आपको लेना है स्क्रीनशॉट इसका जो भी बताया, ठीक है। और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसको घर पे फिर से एक बार देख लीजिएगा,
ऐसे तो भूलिएगा इसको नहीं, हमको पता है, समझ में आ गया होगा। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। फिर कल अगले वीडियो में बताएंगे। और आशा करता हूँ आप लोग जो भी इस चैनल में नए हैं उसको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को दबा दीजिएगा थोड़ा सा, जैसे कि ये वीडियो जो भी बनाएंगे हम वो आप तक सीधा पहुंच जाए। ठीक है, थैंक यू।